फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा इंडियन ज्योग्राफी 2019 का प्रश्न पत्र, जो कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 5। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया था 2019 के इंडियन ज्योग्राफी में, मैकल पहाड़ी का विस्तार एवं विशेषताएं लिखिए। मैकल पहाड़ी श्रृंखला का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर तक है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा और खंडवा जिलों से गुजरती है और गुजरात के धार और झाबुआ जिलों तक फैली हुई है। तो यह जो है मैकल पहाड़ी का विस्तार क्षेत्र है। मैकल पहाड़ी क्षेत्र का विशेषताएं यदि हम देखें, इनकी विशेषताओं में शामिल है, इनमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और चार्नोकाइट जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है, जिसमें धूपगढ़ की जो चोटी है 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलता है, जहां इसका नाम सांगपो है। इसकी सहायक नदियां लोहित, धौला, सुंबसिरी, मनास आदि है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं। भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण में शामिल है, पहला गरीबी। गरीबी के कारण लोगों को अपने बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है। अशिक्षा, परिवार नियोजन की जानकारी न होना। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, बड़े परिवार को समाज में सम्मानित किया जाना। चौथा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर अधिक होना। तो यह जो है भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। लघु उद्योगों की विशेषताएं यदि हम देखें तो इनका आकार छोटा होता है, कर्मचारी की संख्या कम होती है, इसमें पूंजी निवेश भी कम होता है, कम पैसों की आवश्यकता होती है, ये ज़्यादातर लचीले होते हैं। रोजगार सृजन की क्षमता इनमें जो है अधिक होती है लघु उद्योगों में। अगला प्रश्न है, रविशंकर सागर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। रविशंकर सागर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य में शामिल है सिंचाई के लिए जल प्रदाय करना। दूसरा, जल विद्युत संयंत्र का निर्माण करना। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण करना और चौथा, पर्यावरण संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। कोयले के प्रमुख प्रकार में एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट व पीट कोयला 4 प्रकार है। एंथ्रेसाइट 90% से अधिक कार्बन मौजूद होते हैं इनमें। यह जो है जम्मू कश्मीर के थोड़ी सी मात्रा में पाए जाते हैं एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस, भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 70 से 90% तक होती है। लिग्नाइट 50 से 70% कार्बन इनमें उपस्थित होता है। यह भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट कोयला। अगला है पीट कोयला, 50% से कम कार्बन होते हैं। यह निम्न कोयला के रूप में जाना जाता है। अर्थात मूल रूप से 4 प्रकार, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट व पीट कोयला। अगला है सेक्शन 2, शब्द सीमा 60, 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रतिरूप यदि हम देखें, पहला है हरित क्रांति। 1960 के दशक में यह शुरू की गई थी। इसमें उच्च उत्पादकता, बीज, उर्वरकों और सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। श्वेत क्रांति 1960 में दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह लाया गया श्वेत क्रांति। नीली क्रांति अर्थात 1970 के दशक में मछली पालन को वृद्धि करने हेतु तथा मछली पालन हेतु आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु यह एक क्रांति लाई गई, नीली क्रांति। पीली क्रांति 1990 के दशक में शुरू, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इसमें जैविक कृषि, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बजाय जैविक तरीकों का उपयोग इसमें किया गया। कृषि में ICT, किसानों को फसलों की देखभाल, मौसम का पूर्वानुमान और बाजार की जानकारी हेतु यह प्रयुक्त हुआ। तो यह जो है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रतिरूप हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि में नीली क्रांति के आयाम क्या हैं। भारतीय कृषि में नीली क्रांति के आयाम यदि हम देखें, पहला, मछली पालन का विस्तार करना, तालाब का निर्माण व विस्तार करना। दूसरा, मछली उत्पादन में वृद्धि, जिससे देश में मछली की मांग पूरी हो रही है। तीसरा, मछली पालन की नई तकनीकें। चौथा, मछली पालन के बेहतर बीज का प्रबंधन। पांचवा, मछली पालन के लिए सरकारी समर्थन। और छठवां जो है मछली उत्पादन के लिए बाजार का विकास करना। तो यह जो है भारतीय कृषि में नीली क्रांति के प्रमुख आयाम हैं। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी की विशेषताएं लिखिए। गलवान घाटी जो है
लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। भौगोलिक महत्व यदि हम देखें तो भारत चीन सीमा पर स्थित जो दोनों देशों को विवादित क्षेत्र है। गलवान घाटी जो है भारत और चाइना के मध्य विवादित क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु ठंडी व शुष्क जलवायु होती है तथा सर्दियों में तापमान -40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक है गलवान घाटी में, जिसमें बर्फ से ढकी चोटियां, नदियां व घास का मैदान है। सैन्य महत्व यदि हम देखें तो भारत चीन सीमा के बीच सैन्य गतिविधियों का केंद्र है। अगला है सेक्शन 3 शब्द सीमा 100। 8 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ देश में सीमेंट उत्पादन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसमें लगभग 15% सीमेंट का उत्पादन जो है यहाँ से किया जाता है। सीमेंट उद्योग की स्थापना यदि हम देखें छत्तीसगढ़ में तो सीमेंट उद्योग की स्थापना 1960 के दशक में हुई, जब राज्य में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1960 में। सीमेंट उत्पादन की क्षमता यदि हम देखें तो लगभग 30 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जो देश के कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता का लगभग 15% है। प्रमुख सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट व जेके सीमेंट शामिल है। सीमेंट उद्योग के अवसर छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के लिए अवसर बहुत है, क्योंकि राज्य में लाइमस्टोन और अन्य खनिजों की बहुतायत है, जो सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है। सीमेंट उद्योग क्षेत्र में चुनौतियां हैं, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां जैसे ऊर्जा की कमी होना, श्रमिकों की कमी होना, बाजार में प्रतिस्पर्धा होना, कंपटीशन बढ़ना, तो यह जो है इनकी प्रमुख चैलेंजेस हैं। सरकारी समर्थन यदि हम देखें औद्योगिक नीति, खनिज नीति, पर्यावरण नीति के द्वारा इनको सरकारी समर्थन प्रदान किया जाता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मूल कारणों का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है भारत से अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास होते हैं उनके मूल कारणों को हमें व्याख्या करनी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मूल कारण यदि हम देखें तो कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण के अंतर्गत रोजगार की कमी होना, कम वेतन प्राप्त होना, आर्थिक स्थिरता की कमी आना, शिक्षा की कमी, उच्च शिक्षा की कमी होना, विशेषज्ञता की कमी आना, शोध के अवसरों की कमी होना। सामाजिक कारण, सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव का बढ़ावा मिलना, लिंग भेदभाव होना। राजनीतिक कारण के अंतर्गत राजनीतिक अस्थिरता आना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, मानवाधिकारों का उल्लंघन होना। तो यह मूल कारण है जिसके वजह से भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारकों में प्रदूषण संबंधी हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधी या प्राकृतिक संसाधनों की कमी से संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी कारकों को यदि हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना, बीमारियों का प्रसार होना, मानसिक स्वास्थ्य की कमी होना। पारिवारिक कारण भी होते हैं अलगाव के, पारिवारिक दबाव होना, आर्थिक सहायता की आवश्यकता होना, परिवार सुरक्षा की कमी होना। तकनीकी कारण यदि हम देखें तो तकनीकी विकास की कमी होना, डिजिटल विभाजन होना, साइबर सुरक्षा की कमी होना। सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक असमानता, भाषाओं की बाधा, सांस्कृतिक पहचान की कमी। व्यक्तिगत कारण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना, आत्म साक्षरता व व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता। अगला है सेक्शन 4 शब्द सीमा 125 है। 10 अंक के लिए प्रश्न है प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश की संरचना का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश, जिसे मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, इनकी संरचना यदि हम देखें भौगोलिक स्थिति, प्रायद्वीपी जो पठारी प्रदेश है मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है उसके बीच में स्थित है प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र। पठारी ढलान यदि हम देखें तो प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश में पठारी ढलान है जो उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान प्रदर्शित करती है। इनकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है, जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हैं। भूगार्भिक संरचना यदि हम देखें तो प्रायद्वीपी पठार प्रदेश में भूगार्भिक संरचना में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और चूना पत्थर जैसी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। जलवायु शुष्क व गर्म है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वनस्पति में तेंदू, सागौन और बांस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। खनिज संसाधन, प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश में खनिज संसाधन में कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। नदियों में नर्मदा, ताप्ती और माही जैसे प्रमुख नदियां हैं। जल संसाधन, प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश में जल संसाधनों में जलाशय, बांध और नदियां हैं। आर्थिक महत्व यदि हम देखें तो कृषि, खनन और वनस्पति जैसे उद्योग भी इस क्षेत्र में शामिल हैं। यह जो है भारत के भौगोलिक विस्तार में प्रायद्वीपीय पठारों का क्षेत्र है, जिसमें शामिल है मध्य क्षेत्र में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ क्षेत्र, दक्कन का लावा पठार महाराष्ट्र क्षेत्र, बेंगलुरु का पठार तेलंगाना की उच्च भूमि का क्षेत्र तथा नीचे जो है रॉयल सीमा निम्न भूमि या दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं यदि हम देखें तो पहला, सौर ऊर्जा की उपलब्धता। भारत में सौर ऊर्जा की उपलब्धता बहुत
अधिक है, जो देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। सरकारी समर्थन यदि हम देखें तो भारत सरकार ने ऊर्जा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां शुरू की, जैसे ऊर्जा मिशन और ऊर्जा नीति। नवीन तकनीकी, सौर ऊर्जा संचयन और ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन हुआ। निजी क्षेत्र में भागीदारी, निजी क्षेत्र की कंपनियां और ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रोजगार का सृजन, सौर ऊर्जा के विकास से रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही पर्यावरण का संरक्षण, एक स्वच्छ व हरित ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। अगला है ऊर्जा स्वतंत्रता। सौर ऊर्जा से देश को ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ग्रामीण विकास, सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आर्थिक लाभ यदि हम देखें तो सौर ऊर्जा से देश को आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जैसे कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होना। अनुसंधान और विकास, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है।